हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के एग्जाम पैटर्न। व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न ऑफ द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, व्हाट इज द सीट मैट्रिक्स एंड व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर ऑफ द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। एक्चुअली आप आईलेट के फॉर्म के नाम से जानते होंगे, आईलेट ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। इसकी सारी डिटेल्स हम लोग देखेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन और आपको पेड कोर्सेज सब कुछ हमारे इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने एक अलग ग्रुप भी बना दिया है आपके लिए। आप फ्री में पढ़ो या पेड कोर्स ज्वाइन करके पढ़ो, ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो क्योंकि बहुत हेल्पफुल होगा। उसमें न्यूज़पेपर की कटिंग, हाई कोर्ट जजमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स से रिलेटेड पॉलिटी हिस्ट्री, जो आपकी लॉ का एक बैकग्राउंड तैयार करेगा, आपकी एक रीजनेबल थिंकिंग लॉजिकल वे में आप सोच पाओगे, वो डेवलप करेगा वो ग्रुप्स के जो लिंक हैं वो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ऑफिशियली वेबसाइट से हम बात करते हैं। कभी भी मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलता हूं और वहां तमाम चीजें आपको मैं क्लियर कट दिखाऊंगा। देखिए, जब आप इसको देखोगे, सीट मैट्रिक्स की पहले हम बात करेंगे। सीट होता क्या है, टोटल सीट और सीट मैट्रिक्स। यहाँ पे चूंकि ऑफिशियल वेबसाइट है, आप खुद भी दे सकते हो। BA LLB में हमने जनरल के लिए 50 सीटें पाई है। देयर इज 50 सीट्स फॉर जनरल कैटेगरी। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इसमें से, मतलब इन 50 सीट्स 3 इज रिजर्व फॉर PWD, एक्सक्लूडिंग PWDC डी सीट्स 47। इसी तरीके से OBC नॉन क्रीमी लेयर क्लियरली लिखा हुआ है, क्लियरली रिसाइटेड है। 24 स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा, जिसमें से 1 रिजर्व होगा एंड 23 यहां पे बच जाते हैं। शेड्यूल कास्ट 17, ठीक है, इसमें से 16 बच जाते हैं, एक PWD के लिए। उसी तरीके से EWS का 11 सीट्स हैं, 10 बच जाते हैं। ओके, ठीक है। सब टोटल अगर टोटल को करेंगे ये वाला तो 110 हो जाता है। 104 एक्सक्लूडिंग PWD, इट मींस 104 के अलावे 6 सीट जो है वो PWD को चला जाता है। अब आ जाते हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स, रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फॉरेन नेशनल की इतनी सीट्स हैं। इन टोटल को ऐड कर दो, जो कि इंडियंस के काम नहीं है, नॉट पॉसिबल कि इंडियंस इसमें ज्वाइन करेंगे। OCI एंड PIO कार्ड होल्डर जिन्हों है, मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये इसके लिए एलिजिबिलिटी है। पिछला वीडियो मैंने बनाया था, आई होप आप देखोगे तो समझ जाओगे। तो आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। टोटल सीट्स हो गए और आपका रिजर्वेशन का जो कैटेगरी है वो क्लियरली मेंशन्ड हियर। शेड्यूल कास्ट 15% और शेड्यूल ट्राइब 7.5%, राइट। And the next is OBC non-creamy layer 22%. 22% seats are reserved for OBC category. The candidate processing a valid OBC non-creamy layer certificate issued by competent authority under the central list of OBC under the Delhi state list of OBC. या तो Delhi state list of OBC होना चाहिए, सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए सर्टिफिकेट। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब जहां आपका वो बन पाता है सर्टिफिकेट, राइट, डिस्ट्रिक्ट से बनता है। इट इज वेरी यूजफुल। एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भी क्राइटेरिया आपको दिया गया है। इसकी सर्टिफिकेट जो है ये 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का होना चाहिए। प्लीज बी केयरफुल, फर्स्ट ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2023 के बाद आपका ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। PWD सर्टिफिकेट ये 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सब में है। कश्मीरी माइग्रेंट, ये सब सीटें आई थिंक यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो सीट का जो था आपने देख लिया, टोटल अप्रॉक्स 110 फॉर इंडियंस सीट अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलम अगर आप देखना चाहोगे तब तक वीडियो लाइक कर दो। और एग्जाम पैटर्न की हम बात करेंगे। क्लियरली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से बात करना सबसे अच्छा रहता है। कंडक्ट ऑफ द ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट 2024, इसमें LLM, BLLB, PhD प्रोग्राम सबके लिए फॉर्म आया हुआ है। एंट्रेंस टेस्ट आईलेट, क्यों आईलेट नाम है, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट 2024, ये भी पता होगा। द मॉडिफाइड सिलेबस ऑफ आईलेट 2024 फॉर BLLB ऑनर्स प्रोग्राम इज एज फॉलो, मतलब सिलेबस में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। प्लीज बी केयरफुल, यहां आपको ध्यान देने की जरूरत है। The IELTS 2024 for BLLB honors program will have 3 sections of 150 multiple choice question of 150 marks. There is a 150 marks for the 150 question and MCQ based question. It's a totally offline mode, so don't worry. The duration of the examination is 120 minutes. It's 2 hours. The next is 3 segments will be section 1 English language, 50 question, 50 marks. Section B current affairs and general knowledge, 30 question and 30 marks. Somehow 10 to 12 question is from current affairs and rest are the general knowledge part. Section C logical sequence, it is 70 question.
In our course we are going to discuss how you can achieve maximum in out of 3 sections. First of all, we have to target the maximum portion of the syllabus. 50 and 30 मार्क्स, इस पे ज़्यादा हमें कमांड करने की जरूरत है. फिर लॉजिकल रीजनिंग भी हम अच्छे से पढ़ेंगे. लॉजिकल रीजनिंग आपको प्रैक्टिस काफ़ी करना होगा. इट विल बी वेरी गुड इफ यू प्रैक्टिसिंग. Legal principles may be used in the logical reasoning section to test logical aptitude, but the examination will not require any kind of legal knowledge or technical understanding. इसके कहने का मतलब है जो लीगल टर्म यूज होंगे या लीगल प्रिंसिपल यूज होंगे वो आपको लॉजिकली सोचने के आधार पे होगा, नॉट आईपीसी, बेयर एक्ट, इन सब चीज़ों से नहीं पूछा जाएगा. ठीक है, ये आपको लॉजिकल थिंकिंग पे डेवलप करेगा, आप उसके आंसर कर पाओगे. निगेटिव मार्किंग का देख लेते हैं. There will be negative marking in the IELTS 2024. The criteria for negative marking will be based on the formula 0.25 into 4 is equal to 1. That is, per wrong answer 0.25 marks will be deducted. Therefore, 4 wrong answer will be lead to destruction या deduction of 1 mark. एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो 0.25 नंबर आपके कट जाते हैं. 4 क्वेश्चन आपने गलत करिए, 1 नंबर आपके कम हो जाएंगे. राइट, ये कंफ्यूजन आप मत रखना दिमाग में. आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से आप यहां कर सकते हो कि निगेटिविटी आपके क्वेश्चन के आंसर में ना आए, निगेटिव मार्किंग आप ना करो. द नेक्स्ट इज इन 2 or more कैंडिडेट्स गेट द सेम रैंक एट द ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, देयर मेरिट विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हायर मार्क्स इन द सेक्शन ऑन लॉजिकल रीजनिंग. ये एक स्पेशल क्राइटेरिया है जिसको समझो. अगर 2 मार्क्स का मान लो 2 लोगों का 150 नंबर में 86 मार्क्स आ गया, तो जिनका लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में ज्यादा मार्क्स होगा उनको हायर मौका दिया जाएगा, मतलब उनको बुलाया जाएगा. इफ 2 or more कैंडिडेट्स, ये आप समझ लीजिए, इफ द मेरिट लिस्ट इज स्टिल द सेम देन द कैंडिडेट सीनियर इन एज शैल गेट प्रेफरेंस. तब जिसका एज ज्यादा होगा दोनों कैंडिडेट में उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा. इट स्टिल देयर इज नो चांस चेंज इन मेरिट, देन कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स शैल बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन. ये कंप्यूटराइज ड्रॉ ऑफ लॉट्स का मतलब है कंप्यूटराइज मेथड से लॉटरी टाइप वो सिस्टम होगा. एंड ड्रॉ, लकी ड्रॉ जो समझते हो ना, उस बेसिस पे इसे करेंगे. एक्चुअली ऐसा होता नहीं है कि दोनों का सब कुछ सेम हो, बट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है. एक रैंक पे बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं. तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, सिलेबस देख लिया, सीट मैट्रिक्स देख लिया. आई होप आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा. आगे बढ़ते हैं एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज आपका एंट्रेंस एग्जाम फी एंड फी स्ट्रक्चर. बाकी चीजों को हम समझते हैं. देखिए, फी स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे, एंट्रेंस एग्जाम फी 3500 इंडियन रुपीज है. ये इंडियन जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, फॉरेन नेशनल एंड कश्मीरी माइग्रेंट रेजिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर 3500 है. उसके अलावा अगर बात करें एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 1500 रुपए है. इसके अलावा कोई कैटेगरी नहीं है. प्लीज बी केयरफुल. जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस सबका 3500 है. द नेक्स्ट इज फी स्ट्रक्चर आपका है फी पेबल फॉल इनटू 3 कैटेगरीज, एनुअल फी, वन टाइम फी एंड डिपॉजिट्स. ये जब आप एडमिशन ले लोगे तब का है. फी पेबल का पूरा हेड दिया हुआ है. जैसे फी हेड 10,000, एडमिशन फी आपका एडमिशन फी 10,000, ट्यूशन फी 1,42,000 है. यूएस डॉलर में भी दिया हुआ है. एकेडमिक सर्विस एंड फैसिलिटी पर एनम है. ये सारी फी जो है वो पर एनम है, एक साल में. इन टोटल को आप ऐड कर लोगे तो आपको फी स्ट्रक्चर का पता चल जाएगा. ठीक है. एकेडमिक सर्विसेज एंड फैसिलिटी 43,000, स्टूडेंट वेलफेयर फंड 7,000, यूटिलिटी सर्विसेज 20,000, रिफंडेबल स्टेट डिपॉजिट वन टाइम, ये रिफंड हो जाएगा आखिरी में. एक्चुअली होता है कि किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब आप उनकी सर्विसेज यूज करते हो, एक्चुअली आप वहां जा रहे हो, एडमिशन ले रहे हो, तो एक अमाउंट वो रिफंड, मान लो आपने फैन तोड़ दिया, वहां पे एसी की सुविधा दे रहा है, आपने एसी खराब कर दिया, आपने वहां उनके बेड तोड़ दिए, तो वो पैसा उससे कट जाता है. एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, बट वो कई बार ऐसा तौर पे जमा करा लिया जाता है. बीएचयू, डीयू सब में जमा कराते हैं. हॉल ऑफ रेजिडेंस चार्ज हॉस्टलर के लिए 83,000 है. मेस चार्जेस 40,000 है, 45,000 सॉरी. द फॉलोइंग इंक्रीज इन ट्यूशन फी एंड हॉल ऑफ रेजिडेंस चार्ज फॉर हॉस्टलर विल बी मेड एवरी ईयर बीएलएलबी प्रोग्राम. ये कह रहा है कि जो हॉस्टलर रहेंगे उनके लिए ये चीजें बढ़ जाएंगी. जैसे इंडियन नेशनल के लिए 7,000 पर एनम एंड हॉल ऑफ रेजिडेंस चार्जेस सार्क कंट्रीज के लिए ये सब चीजें हैं. एक्चुअली यहाँ पे आपको समझना है
ये चीज़ें बढ़ सकती हैं किसके लिए, हॉस्टलर के लिए ये इंक्रीज हो सकता है। फिर हॉस्टल एकोमोडेशन के प्रोसेस पे अगर आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो, इट मे बी नोटिस ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ रूम्स इन द हॉस्टल द नेशनल और दिल्ली शैल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड द हॉस्टल फैसिलिटी टू न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स ऑफ BLLB प्रोग्राम फ्रॉम दिल्ली NCR। जो दिल्ली NCR के बच्चे होंगे उनको तो हॉस्टल मुश्किल है। हाउएवर स्टूडेंट्स फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली NCR मे बी कंसिडर्ड और accommodation subject to availability of the rooms in the men's and women's hostel as per policy of the university. Allotment of the hostel cannot be claimed as a matter of right. ये हर यूनिवर्सिटी में होता है। हॉस्टल है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको राइट के तौर पे क्लेम करोगे। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम की थी। आई होप सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इफ यू वांट टू know all things in English, kindly comment me. Thank you so much.